हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। ये जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी से अप्रैल के बीच एडमिशन का टाइम होता है। तो अभी सभी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल अपने यहाँ नोटिस निकाल रहे हैं कि उनके यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आप भी अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी और जानकारी की ज़रूरत होगी। तो मैं इस वीडियो में डॉक्यूमेंट और जानकारी सभी लाया हूं और बहुत सारी जानकारी लेकर आया हूं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो खास करके बिहार में आरटी एडमिशन के लिए है और बिहार के अभिभावक जो अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये पुराना नोटिस एक लेकर आया हूँ जिसमें ये बताया गया है कि बिहार में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए किसके बच्चे एलिजिबल हैं। तो इसमें बताया गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2D एवं 2E में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में आल आबकारी समूह के बच्चों एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को अधिसूचना संख्या 402 दिनांक 25/3/2011 के द्वारा परिभाषित किया गया है। इस अधिसूचना को विलोपित करते हुए आल आबकारी समूह एवं कमजोर वर्ग को पुनः निम्न रूपेण परिभाषित किया जाता है। तो जो पहली परिभाषा दी गई थी उसमें कुछ चेंज आया है और जो चेंज आया है वो इस प्रकार है। का में बताया गया है आल आबकारी समूह के बच्चे। आल आबकारी समूह के बच्चों से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता पिता या वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक हो। तो ऐसे लोग आल आबकारी समूह में आते हैं और ऐसे समूह के बच्चों का एडमिशन आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों में होता है। अब खा में आता है कमजोर वर्ग के बच्चे। तो कमजोर वर्ग के बच्चे से अभिप्रेत है सभी जातियों समुदायों के बच्चे जिनके माता पिता या वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो। तो कमजोर वर्ग कौन है? कमजोर वर्ग में सभी जाति सभी समुदाय आते हैं। इसमें कोई कास्ट नहीं, कोई कैटेगरी नहीं है। केवल एक चीज है कि वह गरीब होना चाहिए, यानी उसके माता पिता या वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो तो वह एलिजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बिहार में सभी एलिजिबल हैं, सभी गरीब एलिजिबल हैं। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं और इस डॉक्यूमेंट में हम प्रक्रिया को समझेंगे। ये गया जिले का नोटिस है जो 2021 का है, लेकिन इसमें हम एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पहले प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती थी, यानी ऑफलाइन प्रक्रिया कैसी होती थी। तो ये फॉर्म होता था, इस फॉर्म को भरकर इसमें डॉक्यूमेंट लगाकर और इसको जमा करना होता था और इसी के तहत एडमिशन होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एडमिशन ऑनलाइन हो रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आपको देना था, इसलिए मैं इस पीडीएफ को शामिल कर रहा हूँ। एक जानकारी ये है कि 1 नंबर में आप देख सकते हैं बताया गया है कि बच्चे की उम्र 5.5 से 6.5 साल के बीच होनी चाहिए क्लास 1 के लिए। और दूसरा चीज़ जो क्राइटेरिया रखा गया था अलाभित समूह और कमजोर वर्ग के लिए, वह क्राइटेरिया अभी भी लागू है। जैसे आप देख सकते हैं 2 नंबर में मानव संसाधन विकास विभाग बिहार पटना द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 692 दिनांक 21/6/2011 के आलोक में आला आबकारी समूह के अंतर्गत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के वैसे बच्चे जिनके माता पिता या वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक हो आरटी के तहत नामांकन हेतु आवेदन दे सकते हैं। इसी प्रकार कमजोर वर्ग के अंतर्गत सभी जातियों समुदायों के वैसे बच्चे जिनके माता पिता या वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो आवेदन दे सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि अभी भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो पहले था वह अभी भी है। अब 4 नंबर में देख सकते हैं कि कागज क्या-क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा। आवेदन के साथ आवेदक को माता-पिता, अभिभावक का मोबाइल नंबर आवेदन में अंकित करना होगा। आवेदन के साथ बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा परिवार की वार्षिक आय से संबंधित प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत हों कि माता-पिता, अभिभावक द्वारा स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। इसके बगैर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। लॉटरी द्वारा चयन होने के पश्चात नामांकन के समय सभी मूल दस्तावेज एवं उसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति चयनित विद्यालय में ले जाना होगा। तो बच्चे का आधार कार्ड, फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र जो भी होगा उन सबको आपको लगाना होगा और एडमिशन के समय उसे स्कूल में ले जाना रहेगा और स्कूल में सत्यापन के लिए ओरिजिनल कॉपी भी ले जाना रहेगा। बच्चे
द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर क्रमशः प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता तथा तृतीय वरीयता का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। बच्चे को 3 किमी से अधिक दूरी की विद्यालय का विकल्प देने पर वाहन का भाड़ा भुगतान करने का डिक्लेरेशन देना होगा। अब क्या है कि 3 विकल्प आपको देना रहता था, लेकिन अब 5 विकल्प हो गया है। अब आप 5 विकल्प दे सकते थे और इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन 3 किलोमीटर से दूर होता है, तो आपको एक डिक्लेरेशन देना रहेगा कि मैं बच्चे को खुद अपने भाड़े से या अपने साधन से लेकर आऊँगा जाऊँगा। बाकी प्रक्रिया बताया गया है, लेकिन ये पुरानी प्रक्रिया है तो इसमें ज़्यादा समय मैं नहीं लगाऊँगा। अब आपको एक महत्वपूर्ण नोटिस दिखाता हूँ जो ऑनलाइन आवेदन से संबंधित है। ये 2023 का नोटिस है जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है और इसे लिखा है पंकज कुमार ने, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के। तो उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा है और इसमें लिखा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत प्रस्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से करने हेतु दिशा निर्देश। तो यह दिशा निर्देश किसके लिए है? जो बच्चे का एडमिशन होता है तो उस पे प्राइवेट स्कूल कुछ खर्च करते हैं, उनका कुछ खर्च आता है और वो खर्च राज्य सरकार उठाती है। तो राज्य सरकार ऐसी प्रतिपूर्ति के लिए ज्ञानदीप पोर्टल को बनाया है और इसी सूचना में यह बताया गया है कि अगले शिक्षा सत्र यानी इस शिक्षा सत्र जो 2024-25 है, जो इस बार एडमिशन होंगे वह ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ही होंगे। तो इसीलिए इस पत्र को मैंने इसमें शामिल किया है और आपको दिखा देता हूँ कि वह कहाँ मेंशन है। तो यहाँ देखेंगे नीचे लिखा हुआ है कि अगले शिक्षण सत्र यानी 2024-25 से प्रस्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयों में आरटी की धारा 12(1)(c) के तहत बच्चों का नामांकन भी इसी पोर्टल पर अभिभावकों से प्राप्त आवेदन के आलोक में की जाएगी। इससे संबंधित दिशा निर्देश इस कार्यालय के प्रतांग 505 दिनांक 15/6/2000 द्वारा पूर्व में निर्गत है। तो ये जो लेटर नंबर है, ये लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा और ये बहुत महत्वपूर्ण लेटर है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि एनआईसी की तकनीकी सहायता द्वारा निर्मित ज्ञानदीप पोर्टल का यूआरएल है pmsonline.bih.nic.in.rt। तो यह पोर्टल का पता है और इसी पोर्टल से इस बार फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी इसमें बताया गया है कि विद्यालय का पंजीकरण कैसे होगा, फिर बच्चे का इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, बच्चे का जानकारी कैसे इसमें भरी जाएगी और फिर उसका सत्यापन कैसे होगा, सत्यापन के बाद बैंक का डिटेल कैसे भरा जाएगा, उसके बाद पैसा कैसे आएगा। तो ये सब किया जाएगा स्कूल के थ्रू, क्योंकि ये बात हो रही है पिछले बच्चों की, जो पहले के बच्चे जिनका एडमिशन हुए हैं, जिनका पैसा वापस आना है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि पहले स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर जिन बच्चों का आरटी के तहत एडमिशन हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन करेगा स्कूल, उनकी डिटेल भरेगा और उसके बाद उसका सत्यापन होगा, तब पैसा आएगा। लेकिन इस शिक्षा सत्र से नए बच्चे भी इसी पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और इसी से एडमिशन होगा। अब हम आ गए हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण पत्र पर, सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पर आ गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और ये भी 2023 का है। 15 जून 2023 को यह जारी हुआ था और इसी का रेफरेंस अभी आपने देखा था। इसमें कहा गया है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के प्रभावी रूप से अनुपालन हेतु मार्गदर्शिका, यानी यह मार्गदर्शन किया गया है कि आपको इसको कैसे लागू करना है, फॉर्म कैसे भरना है, सब डिटेल इसमें बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। स्थानीय प्राधिकार या सरकार से किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के संदर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 12(1)(c) के प्रावधानित है कि कोई विद्यालय पहली कक्षा में पड़ोस के कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों को उस कक्षा में नामांकन हेतु निर्धारित बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 25% की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसके पूरा होने तक प्रदान करेगा। परंतु यह और कि जहां उक्त विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय पूर्व प्राथमिक शिक्षा देता है, वहां उक्त उपबंध ऐसी विद्यालय पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रवेश को लागू होंगे। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो आरटी का प्रावधान है उसके तहत प्राइवेट स्कूल अपने यहाँ 25% सीटें गरीब और अलाभकारी समूह के बच्चों के लिए रिजर्व रखेंगे और यह रिजर्वेशन क्लास 1 के लिए होगा। लेकिन जहाँ पर छोटी क्लास चलती है, यानी क्लास 1 के नीचे भी क्लास चलती है, जैसे केजी, नर्सरी, एलकेजी, मॉन्टेसरी, वहाँ पर भी 25% आरक्षण रहेगा। यानी एंट्री लेवल पर जितने भी एडमिशन होंगे उनमें 25% का आरक्षण गरीब और अलाभित समूह के बच्चों के लिए रहेगा।
उक्त प्रावधान गैर सहायता या अनुदान प्राप्त भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों पर लागू नहीं होगा। तो यह कुछ विद्यालयों पर लागू भी नहीं होता। उक्त अधिनियम के आलोक में कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह को शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर अधिसूचना के माध्यम से परिभाषित किया गया है। तो उसको मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको, अभी 2021 वाले में भी देखे हैं कि अलाभकारी समूह कौन है और कमजोर वर्ग कौन है। 5 नंबर में बता रहे हैं कि अगर आपके पास वैलिड जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके जगह पर आप अस्पताल का या ऑक्सिलरी नर्स या मिडवाइफ का पंजीकरण जो रहता है उसमें जो जन्म का उल्लेख है उसको भी लगा सकते हैं, या आंगनवाड़ी में अगर बच्चे का जन्म उल्लेखित है, लिखा हुआ है, तो उसे भी लगा सकते हैं। या कुछ नहीं है तो आप अपने बच्चे का जन्म अपने से लिखकर घोषणा पत्र दे सकते हैं, तो वह भी वैलिड रहेगा, लेकिन बाद में आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाकर देना रहेगा। 6 नंबर में बता रहे हैं कि क्लास 1 और एलकेजी, यूकेजी, मॉन्टेसरी या नर्सरी के एडमिशन के लिए बिहार सरकार एक पोर्टल विकसित करेगा और उस पोर्टल में कैसे कैसे क्या होगा उसे इसमें बताया गया है। तो पोर्टल विकसित हो चुका है और पोर्टल का नाम है ज्ञानदीप पोर्टल। तो 1 नंबर में बता रहे हैं जिले के सभी प्रस्वीकृत गैर सहायता प्राप्त विद्यालय के पहली कक्षा अथवा विद्यालय पूर्व शिक्षा देने वाले विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा यथा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, मॉन्टेसरी में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या तथा कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन के लिए निर्धारित 25% संख्या की सूचना पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो उस पोर्टल पर जितने भी बच्चों का एडमिशन हुआ है उनका, और जो आरटी के तहत एडमिट हुए हैं, चाहे वह क्लास 1 में हो या नर्सरी में हो, एलकेजी में हो, यूकेजी में हो या मॉन्टेसरी में हो, किसी भी क्लास में हो, उनको अपलोड करना रहेगा। इच्छुक अभिभावक अपने बसाव क्षेत्र से संबंधित पड़ोस के प्रस्वीकृत गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब जब उसमें सीट दिखा दी जाएगी कि इतनी सीट क्लास 1 के लिए, इतनी नर्सरी के लिए, इतनी एलकेजी के लिए, इतनी यूकेजी के लिए या इतनी मॉन्टेसरी के लिए है, तो उसके आधार पर आप अपने बसाव क्षेत्र से संबंधित प्रस्वीकृत गैर सहायता प्राप्त विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल, ऐसे प्राइवेट स्कूल जिनका आरटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक अभिभावक अपने बसाव क्षेत्र, प्रखंड तथा नजदीक के प्रखंड, जिले के अंदर सहित कुल 5 विद्यालयों में नामांकन हेतु विकल्प दे सकते हैं। अब अभिभावक अपने बसाव क्षेत्र के प्रखंड या नजदीक के प्रखंड के कुल 5 विद्यालयों को चुन सकते हैं। तो अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा विद्यालय हैं तब भी आप 5 ही चुन पाएंगे, और ये विद्यालय आपके प्रखंड या नज़दीक के प्रखंड के होने चाहिए, लेकिन दूसरे जिले के नहीं होने चाहिए, यानी आपके जिले के ही होने चाहिए। विद्यालय पहुंच के लिए परिवहन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। तो यहाँ राज्य सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है कि विद्यालय आने जाने के लिए जो खर्च आएगा उसको सरकार नहीं देगी। 5 नंबर में दिया गया है नामांकन संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच सीट आवंटन के पूर्व पोर्टल पर ही संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। इस हेतु उन्हें लॉगिन आईडी दिया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की जांच की जाएगी। तो आपके प्रखंड का जो शिक्षा पदाधिकारी है वह पोर्टल के माध्यम से ही सारी जांच करेगा और वेरीफाई करेगा। प्राप्त आवेदनों के प्रथम विकल्प के आधार पर सीट का आवंटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा द्वारा किया जाएगा। तो जैसा आपका आवेदन रहेगा उसमें प्रथम विकल्प के आधार पर आपको अगर सीट उपलब्ध रहेगी तो दिया जाएगा। विद्यालय में उपलब्ध सीट से अधिक नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा पोर्टल पर ही बच्चों का चयन रैंडमली किया जाएगा। अगर ज़्यादा फॉर्म आ गए और सीट कम है तो लॉटरी के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर ही लॉटरी निकाली जाएगी। निर्धारित संख्या में बच्चों के नामांकन नहीं होने की स्थिति में इस प्रक्रिया को 1 से अधिक बार किया जा सकेगा। अगर फॉर्म कम आएंगे तो यह प्रक्रिया दोहराई जा सकेगी या तीसरी बार भी की जा सकेगी, यानी फिर से नोटिस आएगी, फिर से फॉर्म भरे जाएंगे, फिर से सत्यापन होगा और फिर से उनका एडमिशन होगा। कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के शिक्षा पर हुए व्यय के नियमानुसार प्रतिपूर्ति हेतु विद्यालय द्वारा पोर्टल पर बैंक से संबंधित आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि की जाएगी। विभाग द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से संबंधित विद्यालय को प्रतिपूर्ति की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु विद्यालय द्वारा आवश्यकता अनुसार बच्चों के नामांकन का भौतिक जांच भी कराया जा सकेगा। तो अब जो बच्चों का एडमिशन हो गया है उनका जो फीस प्रतिपूर्ति है, उनका जो खर्च सरकार देती है उसे सरकार इसी पोर्टल के माध्यम से देगी। और अगर विभाग को भौतिक जांच की आवश्यकता लगती है
तो वह भौतिक जांच भी स्कूल में जाकर करेगा कि जितने बच्चे का एडमिशन दिखाया गया है सही में उतने बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब 7 नंबर में है शिकायत निवारण प्रक्रिया। तो शिकायत निवारण प्रक्रिया के लिए जो स्कूल का प्रधानाचार्य है वह या तो वहाँ का प्रधान शिक्षक को आप शिकायत कर सकते हैं। अगर वहाँ का प्रधानाचार्य या प्रधान शिक्षक आपकी शिकायत नहीं सुनता है तो आप संबंधित प्रखंड के पदाधिकारी को भी शिकायत कर सकते हैं। तो बिहार के संबंध में ये जानकारी थी और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब 2-3 क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं, उसे भी मैं यहाँ डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। जैसा एक यह कि फॉर्म कब आएँगे? तो फॉर्म बिहार में मार्च के बाद ही आते हैं। तो जैसे ही फॉर्म आएँगे आपके लिए लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि कब फॉर्म भरे जा रहे हैं, कैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं और एक कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो इस बार ऑनलाइन का ही घोषणा हो चुकी है। नोटिस भी पिछले साल ही निकल गया था कि ऑनलाइन ही होंगे और अब ऑनलाइन ही होंगे, ऐसा एकदम फिक्स है। और ऑनलाइन से एक बहुत बढ़िया चीज़ ये होती है कि पारदर्शिता बनी रहती है, क्योंकि ऑनलाइन में चांसेस बहुत कम रहते हैं और सबको पता होता है कि क्या हो रहा है, कितने सीट पर एडमिशन हो गया है, कितना बचा है। ऐसे ऑफलाइन मोड में आप जाओगे, आपको जो बता देंगे वही जानेंगे, लेकिन ऑनलाइन मोड में उन्हें सरकार को बताना रहता है, अपने उच्च अधिकारी को बताना रहता है, इसलिए उसमें जो जानकारी देते हैं वो सही जानकारी देते हैं और वो जानकारी आप भी देख सकते हैं और उसी जानकारी के आधार पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसके बारे में और कोई कमेंट है तो आप कमेंट करिए, हम कमेंट का जवाब भी देंगे। लेकिन ये जानकारी आप तक लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।